नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। आज के इस वीडियो में हम रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर के एलएलबी के 3 ईयर कोर्स के सेमेस्टर 1 के पेपर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि है संविदा अधिनियम का एक लीडिंग केस जो आपके सिलेबस का है, सत्यव्रत घोष बनाम मुगलीराम बांगुर एंड कंपनी, इसको डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में। और एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें कि मैं इंग्लिश में इस केस को डिस्कस करूंगी। अभी देखते हैं हिंदी का हमारा ये केस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा। सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगलीराम बांगुर एंड कंपनी। तो देखिए, शुरू करते हैं। सत्यव्रत घोष यहाँ पर वादी अपीलार्थी हैं, ठीक है, और मुगलीराम बांगुर एंड कंपनी यहाँ पे क्या है, प्रतिवादी उत्तरार्थीगण है, ठीक है। अब देखिए, AIR 1954 SC 44 1954 क्या है, इसका संदर्भ यानी कि आपका ईयर है। वादी यानी पहली बार किसने केस डाला है, सत्यव्रत घोष ने डाला है, और बाद में वो हारे होंगे तो उन्होंने क्या की है, बात आगे आने वाली बड़ी कोर्ट में अपील की है। लाइकवाइज मुगलीराम बांगुर यहाँ प्रतिवादी है यानी कि डिफेंडेंट है, और रिस्पोंडेंट क्यों है, क्योंकि अगेन एपिलेंट यहाँ पे सत्यव्रत घोष थे, तो बाद में उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं विषय पे। तो विषय क्या है, यह मामला भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 से रिलेटेड है। 56 किसकी बात करती है, असंभवता के सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और ये संविदा के निष्पादन की असंभवता पर प्रकाश डालती है। तो सेक्शन 56 आप एक बार पढ़ लीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, असंभवता के सिद्धांत, नैराश्य का सिद्धांत, ऐसे काफी सारी चीजें कहा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं वाद के तथ्य में। तो देखिएगा, बात के तथ्य में क्या है, मुगलीराम बांगुर एंड कंपनी बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे। यह जमीन बड़ा कलकत्ता में ठुकरिया झील के समीप स्थित थी। इस कंपनी ने आवास गृह निर्माण करने के लिए एक योजना शुरू की, जिसके लिए इसे कई खंडों में बांटा गया तथा उसे बेचने के लिए इन्हें प्रस्तावित किया गया, ठीक है। मतलब बेसिकली एक कंपनी थी मुगलीराम बांगुर की, जो बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे, और ये क्या कर रही थी, बड़ा कलकत्ता में, इसका एड्रेस दिया हुआ है, ठुकरिया झील के पास इनकी जमीन थी, और इन्होंने आवास गृह है ना, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह ये बना रही थी, जिसकी योजना इन्होंने स्टार्ट की, और इसके लिए प्लॉट्स, खंड यानी प्लॉट्स हो गए आपके, उसमें बांटा और बेचने के लिए प्रपोजल दिया, प्रस्तावित किया, ठीक है। कंपनी की यह योजना थी कि खरीदने वालों से बयाना लेकर, बयाना यानी क्या होता है, एडवांस पेमेंट, ठीक है, संविदा पत्र लिख दिया जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट केवल एडवांस कुछ पैसे, बयाना या पगड़ी भी बोलते हैं, उसको लेकर के दे दिया जाए। कंपनी को सड़कें, नालियां आदि भी बनानी थी, ठीक है, यानी बेसिक जो नेसेसिटीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, सड़कें, नाली वगैरह, ये सब भी इसमें बनाना था। इसके बाकी का रुपया खरीदने वालों से सड़कें आदि बनाने के बाद पैनामे करते वक्त लेना था, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा पैसा जो बाकी का पेंडिंग अमाउंट रहेगा, वो जब बैनामा वगैरह दिया जाएगा, सड़कें वगैरह जब बनेंगी उस वक्त होगा, ठीक है। अब विजय कृष्ण राय यहाँ पे प्रतिवादी नंबर 2 थे। अब देखिए, प्रतिवादी गढ़ यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप ये मत कंफ्यूज होना कि विजय कृष्ण राय, क्योंकि दो प्रतिवादी हैं, नाम फर्स्ट वाले बस का यहाँ पर मुगलीराम बांगुर मेंशन्ड है ना, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला प्रतिवादी बस का नाम मेंशन्ड है, भले विजय कृष्ण राय यहाँ पे प्रतिवादी नंबर 2 है। कौन थे वो, उन्होंने उक्त भूमि में से एक प्लॉट खरीदा था, मतलब खरीदार थे प्लॉट के, जो कंपनी के साथ संविदा में सम्मिलित हुए। अब उसने कंपनी से 5 अगस्त 1940 को जो नियत की गई थी 101 रुपए बयाना देकर संविदा की। 30 नवंबर 1940 को विजय कृष्ण राय ने सत्यव्रत घोष को उपरोक्त संविदा को लागू करने हेतु प्रतिनिधि मनोनीत किया। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने बयाना देकर के क्या किया, संविदा कर ली। 30 तारीख को विजय कृष्ण राय ने सत्यव्रत घोष को क्या बना दिया, प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। मनोनयन के कुछ पूर्व अर्थात 15 नवंबर 1941 को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के नियम के 27 के तहत 24 परगना के कलेक्टर ने स्कीम की कुछ जमीन सैनिक कार्यों के लिए अधिग्रहित करने का आदेश पारित कर दिया। यानी कि ये जो जमीन थी, कलेक्टर के ऑर्डर के द्वारा क्या हो गई, आर्मी के अंडर में चली गई, ठीक है। तथा स्कीम की बाकी जमीन के हिस्से को भी तीसरे आदेश 20 दिसंबर 1941 को अधिग्रहित कर लिया। यानी सारी जमीन जो थी अल्टीमेटली 20 दिसंबर 1941 तक गवर्नमेंट के यानी बेसिकली आर्मी के अंडर में एक्विजिशन हो गया उसका, है ना, आर्मी ने उसको ले लिया। अब मुगलीराम बांगुर एंड कंपनी ने नवंबर 1943 ईस्वी में विजय कृष्ण राय को पत्र द्वारा सूचित किया कि भाई जमीन तो किसने ले ली है, सरकार ने ले ली है ना, आर्मी के अंडर में है, और अनिश्चित काल तक
सरकार स्कीम की जमीन अपने कब्जे में रखेगी। अतः युद्ध के दौरान व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय के बाद तक सड़कें व नालियां नहीं बनाई जाएंगी। युद्ध कौन सा? यहाँ यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, जो अपना 1941 के समय चल रहा था। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो ये जमीन वगैरह ली थी, तो ये बताया था कि युद्ध कब समाप्त होगा, कब स्टार्ट होगा, मतलब चल तो रहा ही था, स्टार्ट नहीं, कब समाप्त होगा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता उसके कुछ समय बाद तक सड़कें व नालियां नहीं बन सकती। ठीक है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों ने कंपनी ने क्रयकर्ता के समझौतों को समाप्त कर दिया। यानी कंपनी ने क्या किया, क्रयकर्ता यानी परचेजर जो आपके खरीदार थे उनको समाप्त कर दिया, और उन्हें क्या ऑप्शन दिया कि या तो वो बयाने की धनराशि को 1 महीने में वापस ले सकते हैं, और यदि क्रयकर्ता समझौते को समाप्त होता ना माने तब वह इस पत्र के 1 माह के अंदर बाकी रकम देकर बैनामा कर सकते हैं, और इस समय जैसी भी जमीन है उस पर वैसा कब्जा दिया जाएगा। तथा युद्ध की समाप्ति होने के पश्चात कंपनी परिस्थिति के अनुकूल सड़कें व नाले बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। ठीक है, तो ये विकल्प, दो ऑप्शंस किसने दिए? कंपनी ने दिए, किसको? खरीदारों को। अब 18 अगस्त 1946 को क्या हुआ? वादी ने, वादी कौन? अपना ये सत्यव्रत घोष है ना, इन्होंने क्या किया? प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दो अनुतोषों की मांग की। अनुतोष यानी क्या होता है? रिलीफ, यानी कि जो भी उपचार आप मांग रहे हो, क्या आपकी डिमांड क्या है? यह कि संविदा 5 अगस्त 1940 ईस्वी को नंबर 1 प्रतिवादी, नंबर 2 या उसके मनोनीत व्यक्ति के बीच में अब भी स्थिर है। पहला तो उन्होंने ये बताया कि भैया संविदा अभी भी है। दूसरा क्या बोले? यह कि वादी रकम देकर संविदा की शर्तों के अनुसार बैनामा करा ले या रजिस्ट्री कराने का अधिकारी है। इस वाद को प्रतिवादी कंपनी द्वारा लड़ा गया। अब सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि यहाँ पे कंपनी बाउंड है, यानी बाध्य है कि वो संविदा की शर्तों के अनुसार बैनामा कराए और रजिस्ट्री भी कराए। ठीक है, और इसी पॉइंट पे क्या किया गया? आपका केस कंपनी ने लड़ा। ठीक है। अब केस गया कहाँ? सबसे पहले विचारण न्यायालय। विचारण न्यायालय यानी सबसे छोटी कोर्ट जहाँ से केस स्टार्ट हो रहा है, ट्रायल कोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। सो विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों के तर्क को अस्वीकार करते हुए वादी के हक में डिक्री पारित कर दिया, यानी किसको जिता दिया? सत्यव्रत घोष को, जिसके विरुद्ध प्रथम अपील हुई। प्रथम अपील जिसे जिला जज ने नहीं माना, मतलब वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई, और इसके खिलाफ कहाँ अपील हुई? उच्च न्यायालय में। ठीक है, यानी कि बेसिकली ट्रायल कोर्ट से कौन जीता? दोनों जगह से डिस्ट्रिक्ट जज की, मतलब जिला जज की वहां से भी, कोर्ट से भी, एंड विचारण कोर्ट से भी सत्यव्रत घोष जीता है। ठीक है। अब आता है मैटर कहाँ? उच्च न्यायालय में। ठीक है, उच्च न्यायालय में मैटर आया। उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और कहा कि सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किए जाने से संविदा का निष्पादन असंभव बन गया है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या लगा दी? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56 वाली यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि प्रतिवादी के मतलब यहाँ पे संविदा का निष्पादन असंभव हो गया है, अतः प्रतिवादी संविदा पालन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अब अपील कहाँ गई? उच्चतम न्यायालय में की गई। ठीक है, यानी हाई कोर्ट ने किसके फेवर में दे दिया? प्रतिवादी के फेवर में, कंपनी को यहाँ से जिता दिया। अब मैटर कहाँ गया? उच्चतम न्यायालय में गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मेन आपका डिसीजन आता है, तो क्या मुख्य मुद्दा था, यहाँ से हमें समझ में आएगा कि क्या डिसीजन हुआ। तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या संविदा संविदा अधिनियम 56 के अंतर्गत विफलित था तथा उसका निष्पादन असंभव था। मेन क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो संविदा है जो युद्ध के कारण रुक गई है, क्या ये ऐसे रुकी है कि ये अब कभी भी संभव नहीं हो पाएगी, है ना, या कभी भी इसका निष्पादन नहीं होगा? तो इसका उत्तर क्या दिया? न्यायालय ने संविदा अधिनियम की धारा 56 पर ध्यान दिया तथा पाया कि कोई ऐसी संविदा जिसके होने के बाद उसे पूरा करना असंभव हो जाए व्यर्थ होती है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसका किया जाना संविदा किए जाते वक्त संभव था, किंतु बाद में कोई घटना घटित हो जाने से जिसे रोकना वचनदाता के वश में नहीं था। असंभव हो जाए तो उसका प्रभाव संविदा को व्यर्थ बना देता है। ठीक है, बेसिकली आज जिस तारीख को आपने संविदा की, उस तारीख को वो कार्य होना पॉसिबल था, बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई जो आपके कंट्रोल में नहीं थी और अब उसका होना असंभव हो गया है, तो वहां पे असंभवता का सिद्धांत लगता है। अब इंग्लैंड का कानून इस धारा के प्रथम भाग से तो मिलता जुलता है, जबकि दूसरे भाग से नहीं मिलता। इस तरह किसी घटना के घटित होने से संविदा के पालन की असंभवता के संबंध में इंग्लैंड का कानून लागू होने योग्य नहीं है। इंग्लैंड का कानून इस धारा के प्रथम भाग से तो मिलता जुलता है, फर्स्ट भाग यानी जो शुरू से इम्पोर्टेंट है।
जबकि दूसरे भाग से नहीं मिलता। इस तरह किसी घटना के घटित होने से संविदा के पालन की असंभवता के संबंध में इंग्लैंड का कानून लागू होने योग्य नहीं है। यानी इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई इंग्लैंड का कानून तो इस वाली सिचुएशन में लागू नहीं होगा। न्यायालय ने बताया कि निष्फलता का सिद्धांत वही लागू होगा जहां संविदा का पालन करना पूर्ण असंभव हो जाए। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। विवादित मामले में सरकार ने जो अधिग्रहण का आदेश पारित करके भूमि का अधिग्रहण किया है, वह संविदा के पालन को असंभव नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि यह अधिग्रहण कुछ समय के लिए ही है, हमेशा के लिए नहीं। मतलब क्या हुआ, जो वॉर हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, हमेशा तो नहीं होगा, कभी ना कभी तो वॉर खत्म होगा। जब तक यह है तब तक यह भूमि सरकार के पास रहेगी और उस समय के लिए कंपनी द्वारा भूमि पर होने वाले निर्माण कार्य में देरी होगी, लेकिन देरी का परिणाम संविदा के निष्पादन को असफल नहीं बना सकता। अतः इन परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि कंपनी द्वारा किया गया संविदा असंभव कार्य के संबंध में नहीं है। यानी कि जो युद्ध की वजह से वो रुका हुआ है संविदा, वो केवल युद्ध तक रुका हुआ है, हमेशा जीवन भर के लिए वो असंभव नहीं हो गया। इस तरह वह समाप्त होने योग्य नहीं है और इस निर्णय के साथ अपील स्वीकार कर ली गई। यानी अगेन यहाँ पे कौन जीत गया सुप्रीम कोर्ट से? सत्यव्रत घोष। किस ग्राउंड पे जीता? कि ये जो संविदा है ये असंभव नहीं हुई है, केवल कुछ समय के लिए स्थगित हो गई है या रुक गई है, उसका निष्पादन केवल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब अपील स्वीकार हो गई। अब प्रतिपादित विधि के सिद्धांत क्या क्या है? तो देखिए, संविदा अधिनियम की धारा 56 के प्रवर्तन के निम्नलिखित कारण होने चाहिए। पहला, ऐसा कार्य होना चाहिए कि वह असंभव हो। यही चीज यहाँ पे नहीं पाई गई। यह असंभवता किसी ऐसे कारण से होनी चाहिए जिसका रोकना वचनदाता के हाथ में ना हो। ठीक है, यहाँ पे ना नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखिएगा ना रहेगा। ठीक है। तीसरा, असंभवता ऐसी ना हो जो स्वयं निर्मित हो, मतलब आपने खुद बना दी, और या किसी असावधानी से हुई हो, यानी आपकी खुद की गलती से हुई हो या खुद आप उस काम को करने से बच रहे हो, तो वो असंभवता असंभवता नहीं होती है। देन किसी संविदा के अंतर्गत किसी ऐसे कार्य का किया जाना किसी घटना के घटित होने से विधि विरुद्ध हो जाता है, तो उसका प्रभाव संविदा को शून्य बना देता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी घटना के घटने से अगर आप उस संविदा का पालन करोगे तो वो अगेंस्ट लॉ हो जाएगा, है ना? जैसे कि एग्जांपल से समझिए, अभी ड्रीम इलेवन बैन हो गया है, तो अगर आप अभी ड्रीम इलेवन पे कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो वो अगेंस्ट लॉ हो जाएगा, तो उस वजह से भी वो क्या हो गया, असंभव। और अगर आप ऐसी संविदा करते हो तो वो शून्य हो जाएगी। एंड लास्ट, प्रस्तुत विवाद में पक्षकारों के मध्य निर्माण कार्य के लिए कोई समय तय नहीं हुआ था, अतः भूमि के अधिग्रहण के कारण निर्माण कार्य में होने वाली देरी संविदा के निष्पादन को असफल नहीं बनाती। अब यहाँ पे कोई टाइम तय नहीं हुआ था जब तक आपको घर बना के देना था, इसलिए यहाँ पे भले भूमि आर्मी के अंडर में चली गई हो, उसकी देरी की वजह से यहाँ पे निष्पादन असफल नहीं होता, यानी संभव नहीं होता, इसलिए ये ट्रांजेक्शन अभी भी वैलिड है। सेक्शन 56 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये था आपका पूरा केस, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनूराम बांगुर। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ये पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।